हाय फ्रेंड्स, आज हम भौतिक विज्ञान का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा चिकित्सीय निदान में भौतिकी मतलब फिजिक्स इन मेडिकल डायग्नोस्टिक्स। इसके अंदर हम काफी डिटेल्स चर्चा करेंगे। आप हमारे साथ बने रहिए ताकि आपको इसके बारे में जानकारी प्राप्त हो सके कि मतलब चिकित्सा में भौतिकी का किस तरह से उपयोग किया जा सकता है। तो आज के टॉपिक में हमारा यही मूल विषय रहेगा। तो आधुनिक चिकित्सा विज्ञान पूरी तरह से भौतिकी के सिद्धांतों पर निर्भर है और इसी की वजह से हमारे शरीर मतलब बिना शरीर की चीड़-फाड़ किए, सर्जरी किए जो आंतरिक अंग हैं, उनको देखना और बीमारी की सटीक पहचान लगाना संभव हो पाया है। तो हमारी किसकी वजह से? भौतिकी की वजह से ये संभव हो पाया है कि हमारे शरीर की चीर-फाड़ किए बिना पहले हमारे हर बात में चीर-फाड़ या सर्जरी की जाती थी। अब बिना चीर-फाड़ किए आंतरिक अंगों को देखना और बीमारी का सटीक पता लगाना संभव हो पाया है। अब हम देखेंगे प्रमुख नैदानिक तकनीकों के बारे में। जैसे हमारी एक आती है एक्स-रे इमेजिंग। जैसे नॉर्मली हम एक्स-रे कराते हैं, वो वाली बात है। तो चिकित्सा भौतिकी का सबसे पुराना और सबसे सामान्य रूप है। चिकित्सा भौतिकी का सबसे पुराना और सामान्य रूप है। बात करें इसमें कौन सा सिद्धांत काम आता है भौतिकी का, तो ये हमारे विद्युत चुम्बकीय विकिरण इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के सिद्धांत पे काम करता है। किस पे? विद्युत चुम्बकीय विकिरण या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के सिद्धांत पे काम करता है। बात करिए कैसे काम करता है, मतलब कार्यप्रणाली की बात करें तो एक्स-रेज उच्च ऊर्जा वाली तरंगे होती है। एक्स-रेज क्या होती है? उच्च ऊर्जा वाली तरंगे होती है और जब इन्हें शरीर पर डाला जाता है तो ये कोमल ऊतक जैसे सॉफ्ट टिश्यूज जिसमें त्वचा या मांसपेशियां होती हैं इनको आसानी से पार कर जाती है। जो हमारे कोमल ऊतक ये सॉफ्ट टिश्यूज होते हैं इनको आसानी से पार कर जाती है, लेकिन जो हमारे घने पदार्थ होते हैं जैसे हमारी हड्डियां होती है इनके द्वारा इनको अवशोषित कर लिया जाता है। तो ये इस तरह से काम करती है। परिणाम क्या आता है? जब शरीर के पीछे रखी गई फिल्म या डिजिटल डिटेक्टर पर ये किरणें पड़ती है तो हड्डियों वाला हिस्सा तो सफेद क्यों? क्योंकि वहां पे किरणें रुक गई थी और कोमल और हवा वाले जो उत्तक वाला हिस्सा है काला दिखाई देता है। क्यों? क्योंकि यहाँ से एक्सरे किरणें पार करके चली गई थी। तो इसी वजह से हमें ब्लैक एंड व्हाइट हमारे एक्सरे फिल्म पर जो हिस्सा दिखाई देता है। बात करें इसका उपयोग हम कहाँ-कहाँ कर सकते हैं? हड्डियों में फ्रैक्चर की जांच करने के लिए, फेफड़ों में निमोनिया का पता लगाने के लिए। अब दांतों की बात करें तो दांतों की समस्याओं का पता लगाने के लिए डेंटल एक्सरे का इस्तेमाल करते हैं। अब हम देखें सीटी स्कैन की। सीटी स्कैन दूसरी हमारा उपकरण है। की बात करें सीटी का मतलब कंप्यूटेड टोमोग्राफी। कंप्यूटेड टोमोग्राफी सीटी का पूरा नाम होता है। बात करें इसकी तो ये साधारण एक्सरे का ही उन्नत मतलब एडवांस और शक्तिशाली रूप होता है सीटी स्कैन। एक्स होता तो एक्सरे ही है, लेकिन उसका थोड़ा एडवांस है और पावरफुल है। बात करें सिद्धांत की तो ये भी हमारे एक्सरे का ही उपयोग करता है। किसका? एक्सरे का उपयोग ही करता है। कैसे काम करता है? बात करें इसकी तो एक साधारण एक्सरे होता है वो केवल एक 2D मतलब एक चपटी छवि बनाता है, 2D छवि बनाता है। लेकिन सीटी स्कैन शरीर में एक्सरे ट्यूब मरीज के शरीर के चारों ओर गोल घूमकर ये क्या करती है? मरीज के शरीर के चारों ओर गोल घूमकर विभिन्न कोणों से हजारों एक्सरे लेती है। क्या करती है? विभिन्न कोणों से हजारों एक्सरे लेती है और इसके बाद कंप्यूटर एल्गोरिदम इन सभी छवियों को मिलाता है और शरीर का एक 3D क्रॉस सेक्शनल दृश्य ये मतलब टुकड़ों का एक चित्र तैयार करता है। लेकिन ये कैसा है? 3D व्यू होता है। फायदे की बात करें तो ये साधारण एक्सरे की तुलना में अंगों का बहुत ही सूक्ष्म विवरण प्रदान करता है, डिटेल विवरण प्रदान करता है। बात करें इसके उपयोग की तो इसको कहाँ-कहाँ उपयोग ले सकते हैं? तो आंतरिक अंगों की चोट, ब्रेन हेमरेज इनको देखने में इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ट्यूमर की सटीक स्थिति जानने में भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर रक्त वाहिकाओं जो ब्लड वेसल्स है इनकी जांच करने में भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो 2 तकनीक हमने देख ली सीटी स्कैन और एक्स-रे। तीसरी तकनीक आती है हमारी कौन-सी? एमआरआई, जिसे कहते हैं मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। इसकी बात करें तो ये मशीन हमारे स्कैनिंग के लिए किसी भी हानिकारक विकिरण जो एक्स-रे उसका उपयोग नहीं करती है। इसलिए इसे सीटी स्कैन से अधिक सुरक्षित मानते हैं। इससे क्या हमारे सीटी स्कैन से ज़्यादा सुरक्षित माना जाता है। बात करें भौतिक सिद्धांत की तो ये हमारे नाभिकीय चुंबकीय अनुनाद न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस एनएमआर के सिद्धांत पे काम करता है। किस सिद्धांत पे? एनएमआर के सिद्धांत पे काम करता है हमारे एमआरआई। बात करें कार्यप्रणाली की कैसे काम करता है तो ये हमारा शरीर लगभग 70% पानी मतलब हाइड्रोजन परमाणु से मिलकर बना है। हमारा शरीर क्या लगभग 70% पानी मतलब हाइड्रोजन परमाणु से मिलकर बना है। और एमआरआई मशीन क्या करती है? एक अत्यंत शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र, एक अत्यंत शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र और रेडियो तरंगों का उपयोग करती है। बात करें एमआरआई मशीन की मेन चीज क्या होती है? एक तो अत्यंत शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र होता है और एक रेडियो तरंग होती है। इनके माध्यम से वह 3D क्रॉस सेक्शनल व्यू तैयार करती है। चुंबकीय क्षेत्र तो क्या करता है? शरीर के हाइड्रोजन प्रोटॉन है इनको एक विशेष दिशा में संरेखित या अलाइन कर देता है। जो चुंबकीय क्षेत्र है ये क्या करता है? शरीर के हाइड्रोजन प्रोटॉन को एक विशिष्ट दिशा में संरेखित मतलब एक लाइन में अलाइन कर देता है। जब इन पे हमारे रेडियो तरंगे छोड़ी जाती है तो ये प्रोटॉन क्या करते हैं? अपनी स्थिति बदलते हैं।
जब इन पे क्या रेडियो तरंगे छोड़ी जाती है तो ये प्रोटॉन क्या करते हैं, अपनी स्थिति बदलते हैं और एक सिग्नल मतलब ऊर्जा छोड़ते हैं। और कंप्यूटर क्या करता है, इन सिग्नलों को पकड़ के शरीर के अंदर अत्यधिक स्पष्ट छवि मतलब इमेज बना देते हैं। बात करें इनके उपयोग की, तो ये हमारे कोमल उत्तक जो सॉफ्ट टिश्यूज होते हैं, इनकी जांच के लिए सबसे बेहतरीन तकनीक है। बात करें और उपयोग की, तो मस्तिष्क, रीढ़ की हड्डी, जोड़ और स्नायु बंधन मतलब ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, जॉइंट्स और लिगामेंट्स, इनकी चोटों का पता लगाने में इसका इस्तेमाल करते हैं। फिर अल्ट्रासाउंड या सोनोग्राफी की बात करें, तो ये तकनीक पूरी तरह से ध्वनि के गुणों पे आधारित है। किस पे? ध्वनि के गुणों पे आधारित है। बात करें भौतिकी का कौन सा सिद्धांत है, तो ध्वनि की तरंगों के परावर्तन मतलब रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड वेव या फिर प्रतिध्वनि इक्को के सिद्धांत पे काम करता है हमारे अल्ट्रासाउंड या सोनोग्राफी। बात करें कार्यप्रणाली कैसे काम करता है, तो इसमें पराश्रवित ध्वनि तरंगों मतलब अल्ट्रासोनिक वेव्स को एक प्रोब के माध्यम से शरीर के अंदर भेजा जाता है। जो हमारा पराश्रवित ध्वनि तरंग होती है अल्ट्रासोनिक वेव्स, जो अल्ट्रासोनिक वेव्स किसे कहते हैं, जो 20,000 किलोहर्ट्ज से ऊपर की उच्च आवृत्ति वाली तरंगे होती है, ध्वनि तरंगे, उन्हें हम अल्ट्रासोनिक वेव्स अल्ट्रा या फिर परासो ध्वनि तरंगे कहते हैं। तो इनको क्या एक प्रोब के माध्यम से शरीर के अंदर भेजा जाता है और जब ये तरंगे शरीर के अंदर विभिन्न अंगों या ऊतकों की सीमा से टकराती है या टिश्यू से या अंगों से टकराती है, तो टकराकर ये वापस लौटती है। ये तरंगे क्या है, वापस लौटती है और मशीन में लगे क्रिस्टल पीजो इलेक्ट्रिक प्रभाव, इसका उपयोग करके क्या, हमारे क्रिस्टल पीजो इलेक्ट्रिक प्रभाव का उपयोग करके इन लौटी हुई प्रतिध्वनि कोष को एक विद्युत संकेत में बदल दिया जाता है, जिससे मॉनिटर पर एक छवि बन जाती है। बात करें सुरक्षा की, चूंकि इसमें कोई हानिकारक विकिरण या रेडिएशन नहीं होता, इसलिए हमारे गर्भवती महिलाओं और शिशुओं के लिए 100% सुरक्षित है क्या, सोनोग्राफी। बात करें इसके उपयोग की, तो इसका उपयोग कहाँ कहाँ कर सकते हैं, तो गर्भावस्था के दौरान भ्रूण के विकास की निगरानी करने में इसका उपयोग कर सकते हैं। किडनी स्टोन मतलब गुर्दे की पथरी और पित्ताशय की जांच में इसका उपयोग कर सकते हैं। हृदय की कार्यप्रणाली की जांच जिसे हम इकोकार्डियोग्राफी कहते हैं, उसमें हमारे इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। एक आते हैं हमारे पीईटी, पीईटी मतलब न्यूक्लियर मेडिसिन, न्यूक्लियर मेडिसिन में हमारे दो आती है, पीईटी एसपीईसीटी स्कैन। इसकी बात करें तो इस तकनीक में क्या होता है, बाहर से मशीन से क्या, बाहर से मशीन से किरणें डालने की बजाय, तो इसमें क्या है, बाहर से मशीन से किरणें डालने की बजाय भौतिकी का उपयोग शरीर के अंदर से निकलने वाली जो विकिरण है उनको मापने के लिए करते हैं। क्या, शरीर के अंदर से जो विकिरणें निकलती है उनको मापने के लिए करते हैं इसका उपयोग, भौतिकी का उपयोग। बात करें भौतिकी के किस सिद्धांत का उपयोग किया जाता है इसमें, तो इसमें हमारे रेडियोधर्मिता के सिद्धांत पे का उपयोग किया जाता है। किसके, रेडियो एक्टिविटी के सिद्धांत का उपयोग किया जाता है। होता क्या है इसके अंदर, कार्यप्रणाली की बात करें तो रोगी के शरीर में एक बहुत ही कम मात्रा का रेडियोधर्मी ट्रेसर या फिर आइसोटोप इंजेक्शन के माध्यम से डाल दिया जाता है और ये ट्रेसर क्या, शरीर के उन सभी हिस्सों और अंगों में जाकर इकट्ठा हो जाता है जहाँ चयापचय मतलब कोशिकाओं की गतिविधि बहुत तेज होती है। जैसे हमारे कैंसर की कोशिकाएं होती है, वहां की मेटाबॉलिज्म जो गतिविधियां हैं बहुत ही ज्यादा तेज होती है, इसी वजह से जो ट्रेसर है वहां जाके इकट्ठा हो जाता है। पीईटी की बात करें, पॉजिट्रॉन एमिशन टोमोग्राफी, तो जब ट्रेसर वहां जाके टूटता है तो वह पॉजिट्रॉन छोड़ता है। पॉजिट्रॉन क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का एंटीमेटर होता है, वो वहां छोड़ता है। अब पॉजिट्रॉन इलेक्ट्रॉन के टकराने से क्या होता है, गामा किरणें निकलती है। पॉजिट्रॉन इलेक्ट्रॉन के टकराने से क्या होता है, गामा किरणें निकलती है, जिन्हें मशीन स्कैन करके 3D रंगीन चित्र बना लेती है। इन गामा किरणों को स्कैन करके क्या 3D रंगीन छवि बना ली जाती है। बात करें उपयोग की, तो इसमें शरीर में क्या कैंसर के फैलाव मेटास्टेटिस का पता लगाने के लिए इसका उपयोग करते हैं। मस्तिष्क के कार्यों और हृदय में रक्त प्रवाह ब्लड फ्लो की स्थिति को लाइव देखने के लिए भी इसका इस्तेमाल करते हैं। फिर आता है ऑप्टिकल फाइबर एंडोस्कोपी, ऑप्टिकल फाइबर्स एंडोस्कोपी की बात करें तो ये तकनीक हमारे शरीर के खोखले अंग, जैसे हमारा पेट, आंख, इनके अंदर बिना चीर-फाड़ किए देखने की एक बहुत ही महत्वपूर्ण विधि है। बात करें भौतिक सिद्धांत की, तो ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन टीआईआर के सिद्धांत पे काम करता है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पे काम करता है। इसमें हम काम में लेते हैं ऑप्टिकल फाइबर। तो ऑप्टिकल फाइबर क्या है, ऑप्टिकल फाइबर की बात करते हैं, ये हमारे उच्च गुणवत्ता वाले कांच या प्लास्टिक के बने अत्यंत पतले धागे या तंतु होते हैं, जो हमारे क्या करते हैं, प्रकाश को लंबी दूरी तक क्या करते हैं, प्रकाश को लंबी दूरी तक बिना किसी नुकसान के ले जा सकते हैं। प्रकाश को क्या लंबी दूरी तक बिना किसी नुकसान के ले जा सकते हैं। बात करें एंडोस्कोपी की, तो एंडोस्कोप की कार्यप्रणाली कैसे है, एंडोस्कोप क्या होती है, एक लंबी ट्यूब होती है जिसे मुंह या फिर अन्य जो प्राकृतिक रास्ते हैं उनसे माध्यम से शरीर में डाला जाता है। इसमें हमारे मुख्य रूप से दो प्रकार के फाइबर बंडल समूह होते हैं। एक फाइबर बंडल तो हमारे कौन सा, इकोरेंट बंडल, एक तो कौन सा होता है, इकोरेंट बंडल, जिसे असंबद्ध बंडल कहते हैं। इसका काम क्या होता है, बाहर से शक्तिशाली प्रकाश को शरीर के अंदर के अंगों को तक ले जाकर उन्हें रोशन करना होता है, इल्यूमिनेट करना होता है।
तो ये क्या करता है, बाहर से क्या करता है, शक्तिशाली प्रकाश को शरीर के अंदर के अंधेरे अंगों तक ले जाकर उन्हें रोशन करता है ताकि उसे आसानी से देख सके। फिर बात करें एक कोरेंट बंडल, कौन से कोरेंट बंडल की बात करें, जिसे संबद्ध बंडल कहते हैं। इसका काम क्या होता है, इसका काम अंदर के अंगों की तस्वीर मतलब इमेज को बिना बिगाड़े वापस डॉक्टर की मॉनिटर स्क्रीन तक लेके आना होता है। बात करें इसका उपयोग कहाँ कहाँ कर सकते हैं, टाइप ऑफ एंडोस्कोपी की बात करें। अब हम एंडोस्कोपी के प्रकार की बात करें। एंडोस्कोपी कितने प्रकार की होती है, एंडोस्कोपी हमारे 3 प्रकार की होती है, जैसे हमारी गैस्ट्रोस्कोपी, ब्रोंकोस्कोपी, कोलोनोस्कोपी। गैस्ट्रोस्कोपी की बात करें तो हमारे पेट में जो अल्सर और कैंसर की जांच के लिए हमारी गैस्ट्रोस्कोपी की जाती है। ब्रोंकोस्कोपी की बात करें तो हमारे श्वसन नली और फेफड़ों का जो संक्रमण होता है या फिर फेफड़ों में यदि कोई रुकावट आ जाए तो उस रुकावट को पता लगाने के लिए ब्रोंकोस्कोपी की जाती है। और कोलोनोस्कोपी की बात करें तो बड़ी दांत मतलब लार्ज इंटेस्टाइन के रोगों को विश्लेषण के लिए हमारे कोलोनोस्कोपी की जाती है। बात करें लेजर की, लेजर की बात करें चिकित्सा के क्षेत्र में लेजर का उपयोग न केवल जांच बल्कि हमारे शल्य चिकित्सा ट्रीटमेंट में भी चमत्कारिक रूप से उपयोग हो रहा है। लेजर का पूरा नाम क्या है, लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन मतलब उद्दीपित उत्सर्जन द्वारा प्रकाश का प्रवर्धन। बात करें किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो लेजर एक ही तरंग दैर्ध्य और एक ही रंग की जो अत्यधिक केंद्रित हाईली कॉन्सेंट्रेटेड प्रकाश किरण होती है। तो ये हमारी क्या होती है, एक ही तरंग दैर्ध्य और एक ही रंग की अत्यधिक केंद्रित प्रकाश किरण होती है जो बहुत ही ऊर्जा लेकर आती है, मतलब इसमें बहुत सारी ऊर्जा होती है। इसका उपयोग कहाँ कर सकते हैं, इसका उपयोग हम निदान में मतलब डायग्नोसिस में कर सकते हैं। तो आंखों के रेटिना की स्कैनिंग करने में ऑप्टिकल कोहेरेंस टोमोग्राफी ओसीटी में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो उपचारित ट्रीटमेंट की बात करें तो आंखों की लेजिक सर्जरी करके चश्मा हटाने में इसका उपयोग कर सकते हैं। गुर्दे की पथरी मतलब किडनी स्टोन को तोड़ करके बारीक कणों में बदलने में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। कैंसर या फिर ट्यूमर की कोशिकाओं को सटीक रूप से जलाने या फिर नष्ट करने में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अगली विधि आती है हमारे कौन से, जैव विद्युत निगरानी बायो इलेक्ट्रिक मॉनिटरिंग की बात करें तो हमारा मानव शरीर मुख्य रूप से इन विद्युत संकेतों या इलेक्ट्रिक सिग्नल पर काम करता है। हमारा शरीर क्या मुख्य रूप से विद्युत संकेतों या इलेक्ट्रिकल सिग्नल पर काम करता है और भौतिकी के उपकरण इन संकेतों को पकड़ करके शरीर के महत्वपूर्ण अंगों की कार्य प्रणाली को स्कैन या ग्राफ पर दिखाते हैं, स्क्रीन या फिर ग्राफ पर दिखाते हैं। बात करें इसकी कौन कौन सी तकनीकें हैं जैव विद्युत निगरानी की, इसमें एक आती है हमारे कौन सी, ईसीजी। ईसीजी का पूरा नाम होता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। बात करें इसके काम की तो ये हमारे हृदय की धड़कन और उसके लय मतलब रिदम की जांच करने का उपकरण है। ये हृदय की धड़कन और उसके लय मतलब रिदम की जांच करने वाला उपकरण है। बात करें सिद्धांत की, किस सिद्धांत पे काम करता है, तो हमारा जब हृदय धड़कता है तो ये क्या करता है, एक विद्युत तरंग उसमें से होके गुजरती है। तो जब हृदय धड़कता है तो उसमें से एक क्या विद्युत तरंग होके गुजरती है जिससे हृदय की मांसपेशियां सिकुड़ती है और हृदय पंप होता है। जैसे हमारे क्या हृदय की मांसपेशियां सिकुड़ती है और हृदय पंप होता है और ईसीजी इन तरंगों को पकड़ने का काम करता है। बात करें ग्राफ की तो जो ग्राफ है उस पे हमारी ये तरंगे दिखाई देती है। तो ग्राफ में घटक आते हैं तीन, कितने, तीन घटक होते हैं, पी वेव, क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स और एक टी वेव। टी वेव की बात करें तो जब हमारे आलिंद का संकुचन होता है तो हमारे के ग्राफ में हमारे पी वेव दिखती है, मतलब हृदय के ऊपरी हिस्से में जब संकुचन होता है तो क्या होता है, हमारी पी वेव जनरेट होती है। क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स की बात करें तो निलय के संकुचन और रक्त पंप होने को दिखाता है हमारा क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स, मतलब जो हृदय के निचले वाला हिस्सा है जब ये संकुचित होता है और रक्त को पंप करता है तो इसे हम क्या बोलते हैं, क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स में देखते हैं। और टी वेव की बात करें तो हृदय के विश्राम मतलब रिलैक्सेशन के चरण को दिखाती है टी वेव। बात करें इसके उपयोग की तो दिल के दौरे, अतालता मतलब धड़कन का अनियमित होना और हृदय की बनावट में गड़बड़ी का पता लगाने के लिए हम इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम का इस्तेमाल करते हैं जिसे ईसीजी कहते हैं। फिर ईईजी की बात करें, ईईजी क्या है, मतलब इलेक्ट्रो एनसेफलोग्राफ की बात करें तो ये मस्तिष्क की विद्युत गतिविधियों को नापता है। ये क्या करता है, मस्तिष्क की विद्युत गतिविधियों को नापता है। सिद्धांत की बात करें तो मस्तिष्क के न्यूरॉन्स मतलब कोशिकाएं हमेशा विद्युत संकेतों के माध्यम से एक दूसरे से बात करती है, किसके माध्यम से, विद्युत संकेतों के माध्यम से एक दूसरे से बात करती है। और ईईजी क्या करती है, मशीन, ईईजी मशीन खोपड़ी पर छोटे छोटे सेंसर लगा करके उन पर इलेक्ट्रोड को लगा करके इस गतिविधि को नापने का काम करती है। बात करें इनकी तरंगों की तो इससे तरंगे निकलती हैं जिनमें एक होती है हमारे कौन से, अल्फा और बीटा तरंगे। तो जब इंसान सक्रिय रूप से जाग रहा होता है या फिर शांत अवस्था में होता है, तो इंसान सक्रिय रूप से जाग रहा होता है या फिर शांत अवस्था में होता है तब अल्फा और बीटा तरंगे इससे निकलती है। फिर बात करें थीटा और डेल्टा की, या थीटा और डेल्टा की बात करें, जब इंसान गहरी नींद या गहरे ध्यान में मेडिटेशन में होता है तो इससे थीटा और डेल्टा की तरंगे निकलती है। बात करें जैसे हमारे मिर्गी के दौरे, मस्तिष्क की चोट, नींद के विकार और कोमा की स्थिति का विश्लेषण करने में
हमारे ईईजी का इस्तेमाल करते हैं। फिर आता है ईएमजी। ईएमजी की बात करते हैं, इसे इलेक्ट्रोमायोग्राम कहते हैं। ये मांसपेशी और उन्हें नियंत्रित करने वाली जो तंत्रिकाएं होती हैं, इनके स्वास्थ्य की जांच करती है। तो ये क्या करते हैं, हमारे मांसपेशियां मतलब मसल्स और उनको कंट्रोल करने वाली जो तंत्रिकाएं नर्व्स होती हैं, उनके स्वास्थ्य की जांच करती है ईएमजी। बात करें किस सिद्धांत पे काम करती है, तो जब जब हमारी मांसपेशियां सिकुड़ती है तो क्या होता है, विद्युत संकेत उत्पन्न होते हैं। जब मांसपेशियां सिकुड़ती है तो क्या होता है, विद्युत संकेत उत्पन्न होते हैं और उन्हें एक बहुत ही बारीक सुई मतलब निडल, इलेक्ट्रोड या फिर त्वचा पर लगे सेंसर्स के माध्यम से माप लिया जाता है। उपयोग की बात करें तो नसों को नुकसान पहुंचाए बिना। क्या नसों को हुए नुकसान, जो नसों को कई बार नुकसान हो जाता है, तो नसों को हुए नुकसान, मांसपेशियों की कमजोरी, स्लिप डिस्क या फिर माइस्थेनिया ग्रेविस जैसी जो गंभीर बीमारियां, उनकी पहचान करने में हमारे ईएमजी का इस्तेमाल किया जाता है। बात करें प्रक्रिया की, तो हमारे इससे बहुत बार नर्व कंडक्शन स्टडीज, जिसे एनसीएस कहते हैं, नर्व कंडक्शन स्टडीज के साथ मिलाकर किया जाता है, ताकि तंत्रिकाओं की संचार क्षमता की सटीक जांच हो सके। तो इस प्रकार आज एक लेक्चर के जरिए हमने भौतिक विज्ञान का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारा भौतिकी का चिकित्सा के अंदर उपयोग, इसके बारे में काफी डिटेल से जानने की कोशिश की। तो इस प्रकार का इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े। वीडियो यदि पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।